Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 16th वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 15th वीडियो तक कंप्लीट किया है जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से प्रीवियसली 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, coenzyme or metal ion that is tightly bound to an enzyme portion is called prosthetic group. A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ये दोनों जो आपको लाइंस दी गई हैं ये 11th क्लास बायोमोलिक्यूल्स लास्ट में जब हमने एंजाइम्स के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था वहां से आया है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि कोएंजाइम और मेटल्स टाइटली बाउंड होते हैं, उन्हें ही हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यहाँ बोला गया है कि कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप से बाउंड है उसे एपो एंजाइम कहते हैं, उसे एपो नहीं होलो एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ वाला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जन एंड पोल्यूटेंट्स many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to। तो जैसा आप देख सकते हो जब पोल्यूशन लेवल एयर में बढ़ जाता है, पोल्यूटेंट्स एयर में बढ़ जाते हैं, आपके अनवांटेड सब्सटेंस, तो उसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग ऑलरेडी किसी रेस्पिरेटरी डिसीज से सफर कर रहे हैं तो उनके लिए सांस लेना और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, क्योंकि कोई बेनाइगिन ग्रोथ नहीं हो रही, कोई ट्यूमर टाइप ग्रोथ वहां पे है नहीं। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू एंड डैमेज टू एल्वियोलर वॉल, अगर एल्वियोलर वॉल डैमेज ही हो जाएगी तो बिल्कुल ही सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स आपके वो म्यूकस मटेरियल है जो आपका एल्वेलाई ब्रोंकियल वॉल को आप मॉइस्ट रखते हैं। तो ये सभी रीजंस तो नहीं है, आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स में क्योंकि ये आपका कंडक्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो इसीलिए जो एयर है वो प्रॉपरली एल्वेलाई में नहीं पहुंच पा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। तो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, 12th में भी, और हम 11th में भी चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। ओवरी फ्रूट बनाती है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाता है, ओव्यूल्स एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, नहीं, आपके ओव्यूल्स तो सीड में डेवलप होते हैं। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, इसके बारे में हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपका चैप्टर 6 11th में पढ़ा था कि वहां सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? तो इसके बारे में भी हमने 11th में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाले चैप्टर में जब हमने हार्मोन्स डिस्कस किए थे वहां पढ़ाया था। तो वहां हमने देखा था कि आपका ऑक्सिन जो है वो हेल्प करेगा फ्लावर को, प्लांट को ग्रो करने के लिए, टिप से उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए। और स्पेसिफिकली पाइनएप्पल प्लांट का हमने पढ़ा था कि जो इथाइलिन है वो फीमेल फ्लावर की ग्रोथ को इंड्यूस करवाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म आपका मास ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू है और इसमें और एंडोस्पर्म में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। एंडोस्पर्म जो है आपका वो ट्रिप्लॉइड है उसकी प्लॉइडी और ये आपका डिप्लॉइड टिश्यू है। दोनों ही न्यूट्रिटिव हैं बट इनकी प्लॉइडी अलग है। सेल इन जी नॉट फेज, तो जी नॉट फेज जिसे हम क्यूसेंट फेज कहते हैं, तो फर्स्ट आपका आता है G1 फेज, फिर S, फिर G2 फेज, फिर M फेज, और M फेज के बाद आपका आता है
G0 फेज, जिसमें कुछ सेल्स एंट्री कर जाते हैं और अपनी सेल साइकिल में उन पॉज हो जाता है जब तक उन्हें कहा ना जाए कि आप डिवाइड हो। तो सेल इन G0 फेज सेल साइकिल को एग्जिट कर चुका है, ना उसने एंट्री की है, ना सस्पेंड हुआ है, ना टर्मिनेट हुआ है, उसने सेल साइकिल एग्जिट कर दी है। अब वो वापस G1 फेज में एंटर नहीं करेगा। मैच द फॉलोइंग, तो आप देख सकते हो कि आपको नीट में काफी क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के। चाहे आपको हार्मोन दे दिया, उनसे रिलेटेड फंक्शन दे दिए, हार्मोन या डिसीज दे दी, आपको कोई प्लांट ऑर्गन्स दे दिए, उनके फंक्शन पूछ लिए। तो आप इन तरह के क्वेश्चन आपको तभी क्लियर होंगे जब आपके बेसिक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको आते होंगे, एक एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। अगर यहाँ प्लाज्मिड, आरएनए, डीएनए लिख दिया तो आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या है, डीएनए क्या है और आरएनए क्या है और किन में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको 11th-12th के किसी भी चैप्टर्स में कोई भी डाउट है, किसी टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है, तो ऑलरेडी चैनल पे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप 90 क्वेश्चन जो आप नीट में देखेंगे, 90 में से 88-89 क्वेश्चन फॉर श्योर आपके एनसीईआरटी से होते हैं। बहुत रेयरली कभी 2-3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर से पूछ लिया जाता है, जबकि उसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में होता है। बट अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर ली है तो आपके नीट में 300 अबव, बायो में 300 अबव या 340-350 आप टच कर सकते हैं आराम से, अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या करते हैं? डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट्स आपके लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। लाइकेंस, तो लाइकेंस आपका क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद प्लांट रूट्स, प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। What triggers activation of protoxin to active Bt toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? तो ये हमने बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था 12th में, कि जो आपका बीटी टॉक्सिन वाला जीन है वो एक्टिव हो जाता है इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। इसीलिए वो क्रॉप अगर हम खाएं तो हमें नुकसान नहीं करती, क्योंकि हमारा जो गट का पीएच है वो एसिडिक है। बट जो आपका बॉल वॉर्म है, जो इंसेक्ट है, उनके गट का पीएच अल्कलाइन है, जिससे वो टॉक्सिन वहां जाकर एक्टिव हो जाता है एंड इट कॉज लाइसिस ऑफ सेल्स। लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी 11 से, जब हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पे तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर। बोल रहे कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर और ब्लड वॉल्यूम जो एंड ऑफ डायस्टोल वेंट्रिकल ने रिलीज किया वो है 100 ml और एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल दैट इज 50 ml। तो सबसे पहले यहाँ सब सॉल्व किया है, हम उस पर ध्यान देंगे ऑप्शंस पे जाने से पहले। आप देखो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर में दिया है, सारी वैल्यूज ml में है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया 5000 ml। कार्डियक आउटपुट का आपका फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है, मतलब एंड डायस्टोल वेंट्रिकल के केस में माइनस एंड सिस्टोल वेंट्रिकल के केस में, मतलब वेंट्रिकल का ही डायस्टोल एंड सिस्टोल का डिफरेंस। तो हमने दोनों वैल्यूज हमें पता है, ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल्स का एंड ऑफ डायस्टोल कितना है 100 ml, एंड ऑफ सिस्टोल कितना है 50 ml। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया। अब मेरे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी है, कार्डियक आउटपुट भी है, तो इससे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? हार्ट रेट। तो आप देख सकते हो हार्ट रेट क्या है? 100 बीट्स पर मिनट। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।